दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को लेकर आपके भीतर जितना भी आक्रोश हो, भारत के भीतर में लोकतंत्र पर निगरानी करने के लिए मीडिया की मौजूदगी चाहे आपको अब कहीं नजर ना आती हो, चाहे इस दौर में आपको लोकतांत्रिक पहलू गायब होते हुए दिखाई दे रहे हों, चाहे इस देश के भीतर में वो तमाम मुद्दे जो आपको लगता हो कि मीडिया स्क्रीन पर वह क्यों नहीं रेंगते हैं, लेकिन आपके गुस्से और आक्रोश का कोई फलसफा नहीं है। सच तो यह है कि भारत मीडिया के लिए जीता है, मीडिया के लिए मरता है, मीडिया के जरिए जीता है, मीडिया के जरिए उसकी मौत होती है। भारत के भीतर में जितनी भी राजनीतिक सत्ता जब जब पलटी है, उसके पीछे मीडिया की मौजूदगी का एहसास हर किसी को रहा है। लेकिन यह भी सच है, मीडिया अगर आपके कब्जे में है तो फिर राजनीतिक सत्ता पलट नहीं सकती है, आपके नियम कायदे देश का संविधान हो जाएंगे। यह सब कुछ मौजूदा वक्त की हकीकत है। लेकिन फिर भी आज मीडिया का जिक्र हम आपसे करना चाहते हैं। उसकी वजह कही है क्योंकि भारत के भीतर में उद्योग कोई जितना उत्पादन करते हुए मुनाफा नहीं दे पाता है, उतना खबरों का उत्पादन करते हुए मीडिया को मुनाफा मिल जाता है। इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर के पास जितनी पावर नहीं है, उससे ज्यादा बार्गेनिंग पावर देश के संपादकों के पास है। इस देश के भीतर में टेक्नोलॉजी के जरिए मीडिया का जितना विस्तार हुआ है, उतना विस्तार शायद इस देश में राजनीति का भी नहीं हुआ है। और राजनीति भी मीडिया के विस्तार की पीठ पर सवार होकर अपने तरीके से अपना गुणगान करती चलती है और मीडिया उसे दिखाता चलता है। आप कहेंगे कि इन सब के बीच मीडिया का काम कहां गया, मीडिया की जिम्मेदारी कहां गई, मीडिया की मौजूदगी का एहसास किस रूप में महसूस करें? तो यकीन जानिए, मीडिया का चेहरा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पूरे तरीके से बदल चुका है और उसके बदलने की परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर तीन ही हैं। पहला, टेक्नोलॉजी जिस रूप में मीडिया के ऊपर सवार होकर मीडिया को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बना चुकी है। दूसरा, राजनीतिक सत्ता मीडिया को अपने औजार के तौर पर इस्तेमाल करके आगे बढ़ चुकी है। और तीसरा, मीडिया के जरिए जो लाभालाभ की स्थिति होती चली जा रही है और उसका परसेंटेज, उसका ग्रोथ और उसका विस्तार जिस तेजी से हो रहा है, देश में किसी भी इंडस्ट्री का विस्तार वैसे नहीं होता है। यहां तक कि कॉरपोरेट को भी मीडिया की जरूरत पड़ेगी ही। और मीडिया अपने आप में भारत के भीतर में सबसे बड़ा धंधा है। जी, इस देश के भीतर में तमाम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, इस देश के भीतर में तमाम पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं, अगर उनके प्रॉफिट को भी मिला दीजिएगा तो भी मीडिया का प्रॉफिट उनसे कई गुना ज्यादा है। सरकार की निर्भरता मीडिया के जरिए या सरकार का मीडिया पर कब्जा कर आगे बढ़ने की सोच इस दौर में जिस तेजी से बढ़ी है, उसने कई सवालों को इस देश के भीतर में शायद जन्म दिया होगा। इस बात को जन्म दिया होगा कि इस देश में किसान आंदोलन हो रहा है, मीडिया दिखाता क्यों नहीं? इस देश में बेरोजगारी को लेकर युवाओं में ना सिर्फ आक्रोश है, बल्कि सोशल मीडिया के भीतर में रोजगार पाने को लेकर जितनी बड़ी तादाद में ट्वीट हो रहे हैं, इतनी ट्वीट तो कभी होते नहीं थे, लेकिन मीडिया दिखाता क्यों नहीं है? आपके भीतर यह भी सवाल हो सकता है कि इस देश की इकोनॉमी जिस तरीके से नेगेटिव में चली गई, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर के बैंक बेचे जाने लगे, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस को कौड़ियों के भाव कॉरपोरेट के हवाले किया जाने लगा, इन सब को मीडिया बताता दिखाता क्यों नहीं है? और मीडिया कोई सवाल क्यों खड़ा नहीं करता है जब लोकतंत्र पर हमला होता है, जबकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की पहचान तो मीडिया से ही होती है? तो आज बात शुरू कहां से की जाए? हमें लगता है बात आज इस बात से शुरू की जाए कि भारत के भीतर में इस मीडिया का ग्रोथ कितना है और इस मीडिया के ठीक समानांतर जो सार्वजनिक उपक्रम है, उनका जो पूरा प्रॉफिट है, उससे ज्यादा मीडिया के पास पैसा कैसे आ जाता है। और तीसरी परिस्थिति, सरकार की हर योजना को जितनी बड़ी तादाद में मीडिया प्रचार प्रसार के जरिए विस्तार दे देता है, ऐसे में लोगों के सामने उसे सच मानने के अलावे कोई विकल्प बचता भी नहीं है। यह खेल क्या है? यह खेल यह नहीं है कि किसी पत्रकार पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया। यह कोई खेल नहीं है कि इस देश के भीतर में सड़क चौराहे या आंदोलन के बीच में कोई पत्रकार इस्तीफा दे रहा हो। यह भी कोई खेल नहीं है कि इस देश के भीतर में सरकार
वो अपने खिलाफ जाती हुई खबरों को रोकने के लिए वहां की तार काट दे। यह भी कोई खेल नहीं है कि जो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं या जो भी विज्ञापन के जरिए जो पैसा मिलता है, अगर कोई मीडिया हाउस उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जा रहा है, तो उसके उन प्रचारकों के जरिए जो पैसा उनको मिलता है एडवर्टाइजमेंट का, उस पर रोक लगा दी जाए। भारत के भीतर में जनता तक पहुंचने का रास्ता सबसे आसान मीडिया के जरिए ही है, और उसमें भी विजुअल मीडिया, टेलीविजन मीडिया की एक पहुंच पकड़ बहुत तेजी से हुई है। लेकिन उसके ठीक समानांतर इन सब के बीच सोशल मीडिया, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म कहते हैं, और शायद जिसे यूट्यूब या फिर अपने तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया में तैयार हो रहे न्यूज़ फॉर्मेट जो निकल कर आते हैं, उसकी रफ्तार आने वाले वक्त में टेलीविजन को भी पछाड़ देगी। प्रिंट मीडिया को वो पछाड़ने की स्थिति में आ चुका है, तो सरकार उस पर भी नकेल कसने की स्थितियों में आ रही है। लेकिन हमें लगता है कि आपको एक ऐसे सफर पर आज लिए ही चलते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे भारत के भीतर में मीडिया की मौजूदगी का मतलब क्या है और वो क्यों सबसे बड़ा धंधा हो चला है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि 2023 तक सरकार के आंकड़े कहते हैं कि इस देश में लगभग 90 करोड़ लोगों तक इंटरनेट पहुंच जाएगा, यानी इंटरनेट यूजर्स जो हैं उनकी संख्या 90 करोड़ होगी। जो मोबाइल का खेल है वह तकरीबन 82 करोड़ लोगों तक मोबाइल यूजर्स हो जाएंगे। बात इससे भी नहीं बन रही है। बात तो इससे बनेगी कि जो कंपाउंड ग्रोथ रेट होता है किसी भी फील्ड का, और उसमें अगर आप मीडिया को लेते हैं खासतौर से जिसे CAGR कहते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वह 2024 तक मीडिया के भीतर लगभग बढ़ते बढ़ते $43.94 बिलियन का हो जाएगा। इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3,23,000 करोड़ रुपए। यह ग्रोथ है 2024 तक की। लेकिन इससे भी बात अभी साफ नहीं हुई। हमको लगता है पहले विज्ञापन पर आइए। विज्ञापन का जो रेवेन्यू मॉडल, जो प्रोजेक्शन है, यानी कितनी कमाई होगी, पिछले साल यानी 2020 में थी, यह तकरीबन $9.9 बिलियन यानी तकरीबन 73,000 करोड़ की थी। अगले साल 2022 में यह बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ को पार कर जाएगी, यानी एक बरस के भीतर में यह लगभग 7,000 करोड़ का इसमें इजाफा हो रहा है। इतना बड़ा इजाफा मीडिया के सिर्फ एडवर्टीजमेंट को लेकर है। इसमें अगर डिजिटल रेवेन्यू को आइएगा, जिस डिजिटल मीडियम पर अब सरकार नकेल कसना चाहती है, उसमें 199 करोड़ का जो डिजिटल रेवेन्यू है यह पिछले साल का है। इस बार यह लगभग 250 तक पहुंच चुका है, यानी 250 करोड़ रुपए उसकी रेवेन्यू के जरिए कमाई हो रही है। बात इससे भी नहीं समझ पाएंगे। अब सीधे सीधे यह समझिए कि इस देश के भीतर में जो मीडिया एंटरटेनमेंट का जो बाजार है, इस बरस का 21-22 के जो फाइनेंशियल ईयर का है, वो तकरीबन 2 लाख करोड़ का है। सरकारी आंकड़ा कहता है लगभग 1,88,000 करोड़ का हम छू चुके हैं। बात अभी इससे भी साफ नहीं हो रही है। इसके आगे चलिए, उन परिस्थितियों में जब आपको मीडिया को लेकर गुस्सा है। मीडिया एक धंधा है, इसको मान लीजिए, क्योंकि अगली स्थिति यह है कि टेलीविजन का, सिर्फ टेलीविजन, प्रिंट और डिजिटल, इन 3 हिस्सों को अलग अलग हिस्सों में बांटिए। टेलीविजन की रेवेन्यू जो है वह 2022 यानी पिछले साल तक वह तकरीबन $10.66 बिलियन की थी। इसको रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो यह 78,453 करोड़ रुपए बैठते हैं। और अगले साल आपको लगेगा 78,000 से अगले साल टेलीविजन मीडिया का रेवेन्यू कितना बढ़ जाएगा। भारत के भीतर में टेलीविजन का रेवेन्यू जो है वो कम होने वाला है। यह कम होकर पहुंच जाएगा 77,497 करोड़ पर। यह CAGR जिसका हमने जिक्र किया, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, यह सिर्फ टेलीविजन का है, जो कम रहा है 2022 में 2020 की तुलना में। जो प्रिंट मीडिया है, इसकी स्थिति तो और नाजुक है। प्रिंट मीडिया $4.19 बिलियन यानी तकरीबन 30,000 करोड़, जो कि 2022 में कम होकर लगभग 29,000 करोड़ पर आ जाएगा। 29,806 करोड़, यानी एक साल में बढ़ नहीं रहा, यह भी कम हो रहा है। तो फिर बढ़ क्या रहा है?
बढ़ रहा है डिजिटल और ओटीटी फ्रंट, जो कि पिछले साल यानी 2020 में $2.29 बिलियन यानी तकरीबन 24,000 करोड़ था, वह बढ़कर $4.63 बिलियन यानी तकरीबन 34,000 करोड़ पर होगा। यानी एक लिहाज से यह प्रिंट मीडिया को भारत में पछाड़ चुका होगा। और इसका ग्रोथ रेट बतलाता है कि यह टेलीविजन की तुलना में आधे पर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी रफ्तार ऐसी है कि आने वाले वक्त में 2026 तक भारत में डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उस पर कहीं ना कहीं पूरी पूंजी देश के एडवर्टाइजर्स की लगी होगी और उसकी पहुंच पकड़ पूरे देश में होगी। यहीं से सबसे बड़ी बात शुरू होती है कि भारत के भीतर में जैसे ही हम डेमोक्रेसी शब्द का जिक्र करते हैं और डेमोक्रेसी से जुड़े हुए फोर्थ स्टेट का जिक्र करते हैं, उसके भीतर का सच क्या है? उसके भीतर का सच यह है कि दुनिया भर में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि जो डिजिटल फॉर्मेट है या ओटीटी प्लेटफॉर्म है या फिर जो गूगल भी है, उसके जरिए जो वो मुनाफा कमा लेता है कंटेंट का, चाहे वह प्रिंट का हो या विजुअल का हो, उसको पैसा ज्यादा दिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में इसका जिक्र है, यूरोपियन यूनियन में इसका जिक्र है, अमेरिका में इसका जिक्र है, लेकिन भारत में क्या जिक्र है? भारत में कंटेंट को लेकर जिक्र है कि भारत कि सरकार यह सोचती है कि कंटेंट ऐसा ना हो जो हमारे कल्चर को इफेक्ट करे, ऐसा कंटेंट ना हो जो इस देश के भीतर में मानसिक विकृति को बढ़ावा दे दे, ऐसा कंटेंट ना हो जो आने वाले वक्त में इस देश के बच्चों का विकास एक अनारकी तौर पे करने लगे, जो वैचारिक तौर पर मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित ना हो। यानी इकोनॉमी पर ध्यान नहीं है, इकोनॉमी का आधार छोड़ दिया गया है उस मंच को क्रिएट करने वालों पर, क्योंकि सरकार इकोनॉमी को लेकर उनसे सीधे डील कर लेती है। और कंटेंट को लेकर दुनिया के किसी भी देश में बहस नहीं है, क्योंकि यह माना जाता है कि स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की सोशल मीडिया में भी होनी चाहिए और उसके जरिए वो प्रोग्रामिंग करें और उसको देखने वालों की तादाद जो होगी वही इनकी क्रेडिबिलिटी होगी। लेकिन भारत तक आते आते वो क्रेडिबिलिटी गायब हो जाती है। भारत में सरकार का बहुत साफ मानना है, बिजनेस डील हम उन प्लेटफॉर्म से कर लेंगे, लेकिन कंटेंट के लिए आप पर हम नियम कायदे लेकर आएंगे। अब यहां से असल सवाल शुरू होता है कि क्या भारत के भीतर में मीडिया की मौत हो चली है, या भारत का बिजनेस जो मीडिया को लेकर है उसका विस्तार चाहे हो रहा हो, लेकिन कंटेंट की दृष्टि से और उसके जरिए जो प्रभाव जनता पर मीडिया का फोर्थ स्टेट के तौर पर होना चाहिए वो गायब हो चला है क्या? इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में न्यूज चैनलों की संख्या है। इस देश के भीतर में मीडिया से जुड़े हुए लोगों की तादाद जो काम करते हैं उनकी सबसे ज्यादा है। लेकिन इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक पहलुओं को अपने साथ लेकर सबसे बड़े आंदोलन को कवर ये नहीं करेंगे, ये दिखाएंगे नहीं, प्रभाव नहीं होगा। सत्ता अनुकूल जो चीजें रहेंगी उसे बताया जाएगा। यहां से एक दूसरा चैप्टर शुरू होता है। यह चैप्टर है इस देश के भीतर में जो टॉप 20 पीएसयू है, उस पीएसयू में 83% टर्नओवर सिर्फ 20 पीएसयू का ही है। यानी सरकार जो कहती है कि हम घाटे के पीएसयू क्यों चलाएं, हम मुनाफे वाले पीएसयू को चलाएंगे, और 20 पीएसयू जो टॉप मोस्ट है उसमें से 83% उसके टर्नओवर है और उससे नेट प्रॉफिट तकरीबन 70% हो जाता है। यानी बाकी लगभग 300 पीएसयू से जो नेट प्रॉफिट होता है वो सिर्फ 30% है। उसका जो नेट टर्नओवर है वह तकरीबन 17% है। तो हम तो उसे बेच देंगे। लेकिन क्या मीडिया ने यहां पर अपनी आंखें खोली और बतानी शुरू की कि जो भारत पेट्रोलियम है, जो कॉन्कर है, जो शिपिंग यार्ड है, इन सब से जितनी बड़ी तादाद में सरकार को लाभ होता है और एक रेशियो के लिहाज से वो टॉप मोस्ट 20 पीएसयूज के दायरे में आते हैं, फिर उन्हें बेचा क्यों जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर के हवाले क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने एक आइडिया निकाला उसमें कि सरकार जिस प्राइवेट सेक्टर की मौजूदगी का लाइसेंस जिस जिस सेक्टर में दे रही है वहां पर पीएसयू क्या कर रहे थे। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस सेक्टर में लाभ है और जिस सेक्टर में जरूरी है कि पीएसयू की मौजूदगी रहे और सरकार उसको आगे बढ़ाए, उस दिशा में सरकार ने ना सिर्फ आंखें मूंदी बल्कि उसी सेक्टर में बीते 10 बरस के भीतर में प्राइवेट सेक्टर की मौजूदगी बढ़ती चली गई। ना सिर्फ बढ़ती चली गई, जो भी प्राइवेट सेक्टर में उस क्षेत्र में आया उसका मुनाफा दुगना, तिगुना, 5 गुना, 10 गुना और 80 गुना तक गया है। ये सेक्टर कौन कौन से हैं यह भी कम रोचक नहीं है,
क्योंकि यह कहीं मीडिया से क्यों जुड़ा हुआ यह भी हम आपसे जिक्र करेंगे। जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर, इस क्षेत्र में अगर 2009 में आप 10 साल पहले चले जाइएगा तो उस वक्त तकरीबन 76% गवर्नमेंट का ही काम होता था, लेकिन आज की तारीख में वो घटकर लगभग 63% पर आ गया है। इतना कम क्यों हो गया? और अगर जो प्राइवेट सेक्टर था जो बढ़कर 24% से बढ़ते बढ़ते 37% पर आ गया, उसको कितना लाभ हो रहा है? इन दोनों में भी बड़ा एक रेशियो है। जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री में भारत की सरकार का जो योगदान था वो 60% था, यानी वो उसमें लगभग 40% प्राइवेट होता था, लेकिन आज की तारीख में चीजें उलट गई। अब 40% गवर्नमेंट का है, 60% प्राइवेट का है। जो मेटल, माइनिंग, मिनरल से जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें 32% पब्लिक सेक्टर थी, 68% प्राइवेट सेक्टर थी, लेकिन आज की तारीख में यह 68% भी प्राइवेट सेक्टर बढ़कर 72% चला गया है और पब्लिक सेक्टर घटकर 28% पर आ गया है। ये तमाम स्थितियां कमोवेश हर उस सेक्टर में है जिस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर को मुनाफा होना चाहिए था, लेकिन उसने प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा देना शुरू किया। इससे जुड़ी हुई चीज मीडिया की आती है। मीडिया के भीतर में सभी प्राइवेट सेक्टर के तौर पर ही रहे, दूरदर्शन अपने आप में एक सफेद हाथी के तौर पर रहा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो डील करने का मौजूदा सरकार का तरीका है, या फिर उससे पहले की परिस्थिति में अगर आप चले जाएंगे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस का क्या दो आइडिया थे। एक, यह वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट के तहत हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे, जो भी नीतियां बनाएंगे, उसमें निचले तबके को इंपावर करेंगे और उसको इंपावर करने के बाद उसका वोट बैंक हमारे साथ जुड़ जाए, इसीलिए उसके लिए काम किया जाएगा। इसीलिए मनरेगा लाया गया, राइट टू फूड लाया गया, राइट टू एजुकेशन लाया गया, जो भी चीजें लाई गई सोशल सेक्टर को लेकर वह उस दौर में लाया गया। इसके पैरेलल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर याद कीजिएगा, आज़ादी के बाद से जो ध्यान रहा उसके पीछे था कि इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर एक मार्केट इकोनॉमी को क्रिएट करेगा जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का योगदान रहे। प्राइवेट सेक्टर मैल प्रैक्टिस ना करे, गलत तरीके से चीज़ों को ना डेवलप करे और उसकी मोनोपोली ना हो जाए, उसको बैलेंस करने के लिए सरकार ध्यान देगी और पब्लिक सेक्टर उस पर काम करेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में जब आप निकल कर आइएगा तो मीडिया की उपयोगिता आपको समझ में आएगी। मीडिया के जरिए शौचालय का सवाल हो, स्वच्छता का सवाल हो, गैस वितरण का सवाल हो, रोजगार देने का सवाल हो, डायरेक्ट पैसा बेनिफिट देने का सवाल हो, किसान सम्मान निधि पैसा देने का सवाल हो, डिजिटल इंडिया करने का सवाल हो, 164 योजनाएं जो हैं सरकार ने मीडिया के जरिए जो प्रोत्साहित की और आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसमें मीडिया को पैसा इनको आगे बढ़ाने के लिए उसके बजट से ज्यादा दिया गया। यानी जो बजट तय किया गया, जैसे स्वच्छता अभियान में जितना बजट तय किया गया और उसके मातहत रखा गया 100 रुपए अगर स्वच्छता अभियान पे रहेगा तो 10 रुपए प्रचार पे रहेगा। खेल उल्टा हो गया, खर्च 10 रुपए हुआ, प्रचार पे 100 रुपए हुआ। यह कमोवेश एक लंबी परिस्थिति है कि आखिर मीडिया की उपयोगिता सरकार ने धीरे धीरे उसके उस कैपिटल फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दी कि मीडिया को यह लगते रहे कि उसके पास पैसा आ रहा है और उसका काम खबरों के जरिए पैसा कमाना ही है। तो गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी जो कॉरपोरेट सेक्टर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर विज्ञापन देते थे, उस पर भी सरकार ने अपने नेक्सस के जरिए इस रूप में चीजों को काबिज किया कि वह भी उनके अनुकूल नहीं होंगे तो फिर उनका भी विस्तार नहीं हो सकता है। तो कॉरपोरेट भी उसी एडवर्टाइजर्स, उसी माध्यम को विज्ञापन देंगे जहां पर वो सत्तानुकूल होगा, और जब सत्तानुकूल होगा और उनको विज्ञापन का पैसा मिलेगा तो सरकार उस प्रोडक्ट और उस कंपनी को लाभ देगी जो प्राइवेट सेक्टर की। ये एक नए तरीके का क्रोनी कैपिटलिज्म भारत में निकल कर आया जिसमें अगुवाई कर रहा था मीडिया। यानी मीडिया की मौजूदगी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मीडिया जिस टेक्नोलॉजी पर 80 और 90 के दशक में जुड़ा हुआ था, 21वीं सदी में आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने मीडिया का विस्तार किया, जर्नलिज्म का विस्तार नहीं किया है। इसीलिए जर्नलिज्म करने वाले जर्नलिस्टों के भीतर कुछ सवाल हैं और उनके सामने बहुत सारी मुश्किल है, और सरकार नहीं चाहती है कि जर्नलिज्म हो, इसीलिए वो बार बार मीडिया शब्द का इस्तेमाल करती है। जर्नलिज्म का इस्तेमाल करते हुए आपने देश के प्रधानमंत्री या किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर या किसी को नहीं देखा होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी और यहां तक की जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसमें भी आपने जर्नलिज्म शब्द नहीं सुना होगा।
आपने मीडिया शब्द सुना होगा, क्योंकि मीडिया एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का काम प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट उसको जिस भी माध्यम से मिल जाए उस माध्यम से उसको पैसा चाहिए। यह मैसेज मौजूदा वक्त का एक अनूठा सच के तौर पर सामने आया। दूसरा बड़ा सवाल था कि क्या वाकई अगर मीडिया इंस्टीट्यूशन के भीतर जो पत्रकार थे, जो संपादक थे, वो क्या इतने कमजोर थे? एक बात। दूसरी बात, अगर वो कमजोर नहीं थे तो क्या मीडिया का विस्तार इतना ज्यादा हो गया कि जिस काबिल वो नहीं थे उस काबिल के हिसाब से वह बार्गेनिंग करने की पोजीशन पे आ गए? क्योंकि उनकी पहल कॉरपोरेट के भीतर भी है और उनकी पहल सरकार के भीतर भी है, और सरकार ने अपने तौर पर उन्हें मैनेज करना बहुत आसान था। तो क्या झटके में इस देश की इकोनॉमी जो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से चलानी चाहिए उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया तो उसने मीडिया संपादक और मीडिया मुगुस जो मालिक थे यहाँ के, उनको मैनेज कर लिया क्या? और अगर मैनेज कर लिया तो फिर, क्योंकि कितनी भी बड़े ग्रुप्स जो मौजूदा 10 बड़े ग्रुप देश के मीडिया के हैं, इनके टर्नओवर में कमी नहीं आई, इनकी इकोनॉमी कहीं नहीं डगमगाई, इनकी क्रेडिबिलिटी पर जरूर असर पड़ी। इनको लेकर जनता के भीतर सवाल जरूर हुए। किसी ने गोदी मीडिया कहा, किसी ने कहा यह फ्रॉड मीडिया है, किसी ने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार के हित की बात करता है। लेकिन फिर भी इनकी इकोनॉमी पर असर क्यों नहीं पड़ा? फिर भी इनके टर्नओवर पर असर क्यों नहीं पड़ा? इनके प्रॉफिट पर असर क्यों नहीं पड़ा? और ये चीजें डेवलप क्यों होती चली गई? तो क्या ये माना जाए इस देश के भीतर में जिस इकोनॉमी के जरिए इस देश के अलग अलग सेक्टर्स को चेक एंड बैलेंस के साथ चलाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, झटके में सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो है इस तरीके से करना शुरू कर दिया जिससे उसके अनुकूल ही चीजें दिखाई जाए, और जो ना दिखाए उसको अलग अलग परिस्थिति में या तो रोका जाए या फंसाया जाए या कुछ अलग माध्यमों से उसको एक शिकंजे में कस लिया जाए। क्या यह परिस्थिति है? यकीनन यह परिस्थिति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि भारत के भीतर में जब आप संपादकों के कमरे में जाएंगे या आप एडिटोरियल के हिस्से में जाएंगे, चूंकि एक लंबा सफर हमारा, हमने देखा है बड़े डरे और सहमे संपादक होते हैं। उनमें वह ऊर्जावान स्थिति नहीं रहती है, इंटेलेक्चुअली वो इतने बोल्ड नहीं होते हैं कि जिन चीज़ों को वो कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, क्या उनको उस जगह से हटाने का दिक्कत है। तब यहाँ पर एक दूसरा सवाल आता है कि जब डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं तो क्या इस मेन स्ट्रीम मीडिया जिस पे सरकार ने कब्जा कर लिया वहाँ से निकलकर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग ये कर सकते हैं क्या? सरकार ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए अपने नियम कायदे अब शुरुआत की है, तो कब तक उसे पिंजड़े बंद किया जाएगा ये एक अलग अलग सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जो एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी जर्नलिस्ट जो बनना चाहती है, जर्नलिज्म का कोर्स जो देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कर रही है, वहां क्या बीते 6 साल में पढ़ाया गया होगा, बीते 6-7 साल में, और जो पढ़ाया गया होगा उसमें क्या सवाल करना एक मुश्किल काम होगा और सवाल करने को ही जर्नलिज्म मान लिया गया होगा? क्या इस देश के भीतर में जो डाटा कलेक्शन है, जो इंफॉर्मेशन है, जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग है, क्या ये सारी चीज़ों का महत्व खत्म हो गया? या फिर जो इतिहास को भी पॉलिटिक्स नए तरीके से गढ़ना चाहती है, उस इतिहास को भी गलत तरीके से गढ़ते हुए जो बताया जा रहा है उसको भी सही तरीके से बताना ही जर्नलिज्म हो गया है? क्या हो गया है? दरअसल उसका इंडेक्स इतना नीचे ले आया गया है कि यकीन जानिए इस देश में सवाल करने को ही जर्नलिज्म मान लिया जाता है। इस देश के भीतर में सरकार को लेकर कुछ सवाल आपने कर दिए तो बोलेगा नहीं ये शानदार जर्नलिस्ट है। अगर किसी ने कह दिया कि जो चीजें सरकार बता रही है ये सही नहीं है, इसका फैक्ट कुछ और है, इसी को मान लिया जाएगा जर्नलिज्म है। यानी एक पूरे प्रोसेस में जब आप देखना शुरू करेंगे तो इस देश की जनता गायब है। यानी जनता की जरूरतें, जनता की जरूरतों के साथ जनता की मुश्किल हालात और मुश्किल हालात के बीच में जनता के आंदोलन और जनता के आंदोलन से जुड़ा हुआ वो पूरा तबका जो संकट में धीरे धीरे इस देश के भीतर में आते चला जा रहा है, वहां से आंखें मूंद लेना और जिसने जरा सी पलक झपका के खोल दी उसको जर्नलिस्ट मान लिया जाएगा क्या? यह एक सवाल है, क्योंकि हम लोग जर्नलिज्म करते करते भी इतने डाइल्यूट हो गए हैं कि सवाल पूछने भर को जर्नलिज्म माना जा रहा है। यह तो सरकार ने इस देश के भीतर में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है।
सवाल यह है कि जो जर्नलिज्म जिस प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से इस देश में होना चाहिए, उसकी परिभाषा तक को अगर सत्ता ने बदल दिया है और उसकी परिभाषा, बदली हुई परिभाषा के भीतर में एक जरा सी लौ दिखाई दे तो उसे ही अब हम लोग जर्नलिज्म मारने की स्थिति में आ गए हैं, तो इसके मतलब बहुत साफ है कि डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स था उसमें हम वाकई नीचे आ गए हैं। यही वो सवाल है जहां से सबसे बड़ा सवाल यही निकलता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसी भी पॉलिटिकल रैली, चाहे वो बंगाल में हो रही हो, चाहे असम में हो रही हो, चाहे पुडुचेरी में हो रही हो जहां चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो केरल में हो या तमिलनाडु में हो, उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में अगर लोगों का जमावड़ा इस देश के किसानों के साथ पंचायतों में हो रहा है, अगर उससे ज़्यादा बड़े सवाल इस देश के बेरोजगार उठा रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में जो पॉलिटिकल तौर पर चुनाव लड़ने की दिशा में बड़े हैं, उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग अपने अपने सवालों को उठाते हुए ये कह रहे हैं कि आप पीएसयूज़ को बेच देंगे, आप बैंक्स को बेच देंगे, आप माइनिंग्स को प्राइवेट हाथों में दे देंगे, खनिज संसाधनों को बेच देंगे, उनकी जो तादाद बेरोजगारी के तौर पर है वो संख्या अगर ज़्यादा है तो भी उस दिशा से अगर मीडिया ने आंखें बंद कर ली हैं तो इसके मतलब क्या है, समझने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग जिस परिस्थिति और जिस समाज के भीतर मौजूदा वक्त में जी रहे हैं उसमें डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को ही इतना नीचे ले आया गया है कि उसमें एक हल्की सी हरकत भी हमें लगती है तो लगता है कि लोकतंत्र आ गया। सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस अगर कोई फैसला दे देते हैं तो लगता है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट को जनता की फिक्र है। इलेक्शन कमीशन अगर अपने तौर पर इस बात का एहसास करा दे, नहीं नहीं हमने देखिए जनता के हित के लिए इतने तरीके से 8 फेज में चुनाव कर दिया, यही बहुत है, तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये देश टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो या पार्लियामेंट हो, टैक्स पेयर के पैसे से यह देश चलता है और उसको लेकर जो शाही खर्च और जो सत्ता अनुकूल परिस्थितियों को ढाला जा रहा है यह शायद इस लोकतंत्र के लिए घातक है। समझिए इसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।